हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि अध्याय 3 जो कि आपका वैद्युत रसायन। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर वैद्युत रसायन चैप्टर को पूरा समाप्त करने वाले हैं, यानी कि आपके इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम उनके आंसर के साथ देखेंगे। यानी कि जो आपका इसी प्रकार जो है चैप्टर वाइज चल रहा था, तो इसी के सीरीज में हम लोग आज के इस वीडियो में जो है इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। यानी कि इसमें आपके देखिए जो क्वेश्चन है, चाहे आपका जो लॉन्ग का हो या शॉर्ट का हो, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम आज के ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल अपना सब्सक्राइब भी कर लेना। देखते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, और हाँ जितने भी क्वेश्चन है इनमें से कुछ आपके नियम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका एक हो गया कोलराउस का नियम, और आपके जो है मतलब यहाँ पर विद्युत अपघटन संबंधी जो होते हैं फैराडे के नियम, वह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। यहां पर जैसे कोई आपका सेल है, उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है जिसे क्या बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है ईएमएफ। तो यहां पर विद्युत वाहक बल आप मतलब इसकी जो है आपको परिभाषा बतानी है, और इसके साथ ही यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि जो विद्युत वाहक बल है क्या। मतलब इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे आपका केमिस्ट्री में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव में अगर एक नंबर का देखिए ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, और उसी के साथ आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वह भी कभी कभी एक नंबर के लिए इस प्रकार की परिभाषाएं पूछने के लिए दे देता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं इसका जो है विद्युत वाहक बल है क्या। तो यहां पर सबसे पहले है कि किसी सेल में, ठीक है कोई सेल है, सेल आप सभी जानते हैं, यहां पर किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में क्या है, इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर, ठीक है वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती, ठीक है सेल से मतलब किसी परिपथ में, जैसे कि यहां पर हम क्या करते हैं, सेल क्या होता है, सेल हमें क्या होता है विद्युत धारा देता है, ठीक है एक प्रकार से। तो यही है कि मतलब कि इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में, यानी कि देखिए एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन काफी ज्यादा होती है। तो देखिए किसी सेल में कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर, यानी कि कोई डिफरेंस इनके बीच में होता है जब सेल से परिपथ में धारा, यानी कि जो सेल होता है, सेल से क्या होता है परिपथ में धारा, कोई विद्युत धारा नहीं बहती, तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है वही क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये मतलब एक छोटी सी परिभाषा है, बाकी परिभाषाएं आपको तैयार ही करनी है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको आगे जो है ये काम आएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, ठीक है यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशिष्ट चालकता क्या है, मतलब इससे क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपको बताना है और इसका मात्रक भी देना है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट चालकता होती क्या है, ठीक है तो इसका आपका मात्रक क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस मतलब कि देखिए यहां पर क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आपका सिंपल सा क्या है विशिष्ट चालकता होती है, या उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसमें अधिक विशिष्ट चालकता को पढ़ने से पहले आपको विशिष्ट प्रतिरोध का जो है परिभाषा आना चाहिए। तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं वह भी आपको जो है अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं विशिष्ट चालकता की। देखिए किसी चालक में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो ये देखिए यहां पर आप लिखेंगे कि जो विशिष्ट चालकता होती है इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे दोस्तों कप्पा से डिनोट किया जाता है। यानी कि जो आपका होता है यहां पर लिखेंगे कि इसे, ठीक है इसे कप्पा से, यानी कि जो इस टाइप से होता है आपका के प्रकार का होता है, तो इसे क्या होता है कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है इसे क्या बोलते हैं, ये आपका होता है कप्पा। तो इसको हम लोग कप्पा से डिनोट करेंगे, किसको विशिष्ट चालकता को। तो कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है यहां पर इसको जो है कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका हमें बताना है फार्मूला, यानी कि इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो आपके सामने एक विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या होता है, यहां पर विशिष्ट चालकता कहलाती है। मतलब आप लोग इसका जो है लिख सकते हैं कि जो आपका कप्पा होगा, यानी कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/ρ, ठीक है ये क्या होता है रो ही आपका क्या है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ये आपका पी टाइप का होता है, यानी कि पी प्रकार से बनाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां पर आप लिख लीजिए इसको, ये आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध। यहां पर क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है विशिष्ट प्रतिरोध होता है आपका रो। इसे आपका
यहां पर रो से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां पर आपका फार्मूला क्या हो गया, कप्पा इक्वल टू यहां पर 1/रो, ठीक है। ये आपका पी नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रो होता है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहां पर इसका मात्रक क्या, मात्रक भी पूछा गया है। तो देखिए इसका मात्रक जो आपका होता है, ये आपका होता है यहां पर मात्रक, यहां पर लिखेंगे मात्रक, तो ये आपका होता है इसमें यहां पर ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स, और ये आपका होता है सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। यहां पर इसका जो है यह मात्रक होता है, यानी कि ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। किसका, ये आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक है। और या तो आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कैसे, तो आपका ओम का जो ये प्रतीक होता है चिन्ह, इस टाइप से ओम इनवर्स, और ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इस टाइप से भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं, या तो आप एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, कैसे, तो यहां पर आप लोग इसको लिख सकते हैं सीमेंस, इसको एस इस प्रकार से बनाया जाता है सीमेंस, और यहां पर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से भी यहां पर इसको देखिए कई प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये मतलब क्या है, विशिष्ट चालकता है, काफी सिंपल है। बाकी हाँ, इसका मात्रक आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी आसान है। तो चलिए यहां पर दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, एक क्वेश्चन को अभी देखेंगे। तो नंबर 3 पर आता है आपका कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट जिसे क्या बोलते हैं CuSO4, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब बताएगा कि लोहे की कील डालते हैं, यानी कि कुल मिलाकर लोहे के कोई धातु डाली जाती है, तो यहां पर क्या होता है, मतलब कि उससे जो है कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और यह कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है लोहे की कील डालने पर या लोहे की कोई मतलब धातु डालने पर क्या होता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले समझना है कि यहां पर कॉपर सल्फेट का देखिए फार्मूला क्या होता है, तो यहां पर आपका होता है CuSO4, CuSO4 ये होता है कॉपर सल्फेट, और यहां पर मतलब कॉपर सल्फेट का हमें कोई है विलयन लेना है। तो मतलब यहां पर जैसे कि मान लीजिए आपका यहां पर एक कोई पात्र है, ठीक है, पात्र है, इसमें आपका क्या भरा है, यहां पर आपका इसमें भरा गया है कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इसमें हमें क्या डालना है, कोई लोहे का कील डाल देना, मतलब कि यहां पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, लोहे का कोई कील इस प्रकार से डाल देंगे। तो इसको हम जब डालेंगे तो यहां पर इसके साथ क्या रिएक्शन होगी वह आपको इसमें बताना है। तो देखिएगा कह रहा है कि यहां पर आंसर आपको लिखना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहां पर देखिए चढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर की जो सक्रियता होती है वह लोहे से कम होती है, मतलब यहां पर लोहा जो है अधिक सक्रिय होता है और कॉपर जो है कम होता है, मतलब कि यहां पर लोहा जो होता है वह बहुत ही जल्द रिएक्शन कर लेता है, मतलब कि सक्रियता का मतलब यही है कि लोहा जो होता है वह कॉपर से अधिक सक्रिय होता है या जल्द ही अभिक्रिया कर लेता है या रिएक्शन कर लेता है। तो मतलब यहां पर आपका यही होगा। और बाकी इसमें अगर आप चाहें तो इसका जो है आप रिएक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन भी आप करवा सकते हैं। जैसे यहां पर आपको किससे करवाना है, तो यहां पर पहले लेते हैं हम लोग कॉपर, यहां पर कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 हो जाएगा, और इसी में आपको क्या लेना है, लोहे की कील का मतलब है आप लोग आयरन ही लेंगे, यानी कि लोहा ही लेना, तो मतलब कि यहां पर Fe लेंगे। अब इसमें देखिए यहां पर इसका जो है रिएक्शन करवा दीजिए आप लोग, तो यानी कि कॉपर सल्फेट में Fe का जो है रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर बनेगा क्या आपका, तो यहां पर आपका बनता है आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 बन जाता है, और यहां पर आपका Cu कॉपर क्या है अलग हो जाएगा, यानी कि आपका विस्थापित होगा। तो मतलब इस टाइप से इसकी रिएक्शन भी आप करवा सकते हैं। बाकी यहां पर आपको परिभाषा पर विशेष ध्यान देना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहां पर दोस्तों हमारा क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोलराउस का नियम क्या है। देखिए इस नियम को अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से इसका अनुप्रयोग लेकर, यानी कि देखिए कोलराउस का नियम आपको पढ़ना है और इसका अनुप्रयोग भी बताना होता है। कभी कभी यह क्वेश्चन आ जाता है आपका अनुप्रयोग करने के लिए, लेकिन आपका नियम जो हुआ है तो हर बार आता है। तो देखिए यहां पर आपको बता दूं जो कोलराउस का नियम है, मैं आपको इसकी परिभाषा बता दूंगा और इसका एक छोटा सा फार्मूला बता दूंगा। और अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लॉन्ग वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने इनको जो है बिल्कुल कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो समझिएगा यहां पर सबसे पहले कोलराउस का नियम क्या है, हमें यही जानना। तो देखिए इस नियम के अनुसार, ठीक है, जो आपका नियम है इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की, देखिए इसको आपको पढ़ने के लिए आपको विद्युत अपघट्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों यहां पर आपको बता दूं विद्युत अपघट्ट क्या होता है। तो देखिए विद्युत अपघट्ट मतलब यह है कि कोई ऐसा विलयन, ठीक है, कोई ऐसा विलयन मतलब कि कोई ऐसा जलीय विलयन जिस पर हम लोग विद्युत धारा
धारा को प्रवाहित कर सकें। ठीक है, मतलब यहां पर जैसे कि आप मान लीजिए HCl है, ठीक है, HCl आपका है मान लीजिए, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, HCl होता है जो आपका ये आपका धनायन और ऋणायन में टूटता है। कैसे टूटता है, तो आपका H प्लस में और आपका यहां पर Cl नेगेटिव यानी कि माइनस में। ठीक है, तो ये आपका ऋणायन और धनायन में टूटता है। तो मतलब इसका ऐसा कोई जलीय विलयन जिस पर हम लोग क्या करें, जो है विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके, वही आपका कहलाता है विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य में आपका दो प्रकार के पढ़ना, एक तो आपका प्रबल विद्युत अपघट्य और एक आपको पढ़ना है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो यहां पर हम लोग विद्युत अपघट्य को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, किस पर, अनंत तनुता पर, ठीक है, पर चालकता जो होती है इसके जो है धनायनों या ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये इसकी परिभाषा है दोस्तों। अब देखिए यहां पर इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो वह देखने वाली बात है। तो यहां पर सबसे पहले बताएगा कि विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता, किस पर, अनंत तनुता पर चालकता। तो इसका फार्मूला देखिए आपका इस प्रकार से बनेगा, अनंत तनुता पर चालकता यानी कि आपका लैम्डा, ठीक है, ये क्या है, ये आपका यहां पर अनंत तनुता पर यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पर अनंत तनुता पर चालकता, तो यहां पर आपका जो चालकता होती है वह कैसे होती है, तो यहां पर इसकी जो मोलर चालकता होती है वह इस पर जो है धनायन और ऋणायन के बराबर होती है। मतलब यहां पर आपका अनंत तनुता पर ही आपका ये क्या होगा, यहां पर धनायन यानी कि आपका ये धनायन हो सकता है, और इसी में मोलर चालकता जो होगी यहां पर M प्लस, ठीक है, यानी कि M आपका जो है ये आपका धनायन होता है। ठीक है, तो ये आपका M यानी कि M का मतलब यहां पर मोलर चालकता है, तो ये धनायन हो गया, और एक आपका यहां पर क्या है, दोनों का योग होता है, मतलब धनायन और ऋणायनों का दोनों का योग होती है, तो मतलब एक आपका यहां पर हो जाएगा ये क्या, ऋणायन के लिए। तो इसमें आपका जो है धनायन और ऋणायन का योग के बराबर होती है। मतलब कि आप अगर चाहें तो इसको आप लोग लिख सकते हैं फार्मूला कैसे, तो यहां पर आपका फार्मूला जैसे हम लोग HCl की ही बात कर ले, तो ये आपका हो जाएगा अनंत तनुता पर क्या, यहां पर HCl। ठीक है, जैसे हम लोग HCl को लेकर चलें तो ये आपका यहां पर जब टूटेगा तो ये आपका यहां पर बन जाएगा अनंत तनुता पर क्या, H प्लस में टूटेगा, और एक आपका बनेगा यहां पर अनंत तनुता पर क्या है, ये Cl नेगेटिव यानी कि Cl माइनस। तो मतलब दोस्तों यहां पर क्या है, ये आपका धनायन और ऋणायनों की मोलर चालकता जो है ये आपका अनंत तनुता पर चालकता के बराबर हो जाती है। तो मतलब इस प्रकार से टूटता है। बाकी अगर एक या दो नंबर के लिए आता है तो आपको इतना कर देना है, और अगर आपका जो है अनुप्रयोग सहित पूछा जाता है क्वेश्चन, तब आपको जो है लॉन्ग में करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो आप लोग वहां से जो है इसका बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बताइए। अब काफी सारे बच्चे यहां पर ये बोलेंगे कि यह जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे आपका सिलेबस में रहे या हट चुका हो, तो इसलिए आपको पढ़ लेना है, दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर नंबर 5 पर आता है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो देखिए इसकी पहले परिभाषा को देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, मतलब कि जो प्रथम नियम है इसके अनुसार क्या होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा मुक्त मतलब यहां पर जैसे मतलब कि जो आपकी ये प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटन की, जो आपकी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, इसमें किसी इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित, मतलब कि मुक्त हो रहा है या एकत्र हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो कोई पदार्थ है तो मुक्त अथवा क्या है, एकत्रित पदार्थ द्रव्यमान जो होता है विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा या कुल आवेश के समानुपाती होता है। यह इसकी एक सिंपल सी मतलब की परिभाषा है। बाकी इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहां पर थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यहां पर होता है आपका क्या कह रहा है कि जो आपका यहां पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें जो है किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब कि यहां पर मुक्त अथवा जो है एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान हम मान लेंगे कि क्या है, W है। ठीक है, W है, ये आपका गया। अब कह रहा है कि जो आपका यहां पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा या कुल आवेश का समानुपाती होता है। मतलब यहां पर आपका जो W है वह कुल आवेश के समानुपाती है, यानी कि Q के क्या है, समानुपाती है। यानी कि जो W है दोस्तों वह क्या है, समानुपाती Q होगा। मतलब कि यहां पर जो पदार्थ का द्रव्यमान है वह कुल आवेश की क्या है, समानुपाती है, यानी W समानुपाती Q। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं यहां पर, तो यहां पर आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं दोबारा से W, और यहां पर समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो यहां पर आप लोग जोड़ देंगे Z और इंटू Q। ठीक है, Z क्या है आपका, Z आपका समानुपाती स्थिरांक है, और यहां पर Z बराबर जो होता है वह आपका होता है IT। क्या होता है, तो यहां पर आप लोग समझ लीजिए Z इक्वल टू आपका होता है
I इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर I आपका धारा हो गया और T आपका टाइम है। तो अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं W इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, यानी कि ZIT लिख सकते हैं, क्योंकि Z तो आपका Z ही रहेगा। तो यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर Q जो होता है ये आपका Q होता है क्या IT के बराबर, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका Q है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ZIT। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो W आपका फार्मूला होगा तो W इक्वल टू ZIT फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि Q का मान क्या होता है, आवेश बराबर आपका होता है यहाँ पर धारा गुणे समय। ठीक है, तो Q इक्वल टू IT यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो यहाँ पर W इक्वल टू Z इंटू Q है और Q की जगह पर हम लोग IT रख देंगे, तो इसलिए हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपका फैराडे का प्रथम नियम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। और Z क्या है, Z आपका क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। तो इस प्रकार से आपका यह फैराडे का प्रथम नियम जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों नियमों को समझना है, कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम बताइए, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, दूसरा नियम बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, जो आपका यह द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े, ठीक है, यहां पर क्या आया है आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन में, ठीक है, समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब दोस्तों यहां पर फिर से आपका जो यहां पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान तो आपका W है, आपने अभी देखा। तो W यानी कि दोस्तों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न यानी कि एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक ही मतलब नहीं होगा, यहां पर क्या है, जुड़े विभिन्न, यानी कि यहां पर कोई मतलब एक से दो संख्या भी हो सकती है। तो यहां पर यही है कि विद्युत अपघट्टों के विलयन में समान मात्रा में जो है विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित जो है पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। मतलब जो इसका फॉर्मूला बनेगा वह कैसे होगा, तो यहां पर अगर हमारे पास जो पदार्थ का द्रव्यमान है वह आपका यहां पर W1 हो सकता है। ठीक है, अगर W1 होगा आपका ये, तो यहां पर आपका जो यहां पर मतलब कि तुल्यांक भार होगा उनके समानुपाती होता है, तो यहां पर आपका जो है ये आपका E1 हो सकता है, क्योंकि यहां पर W1 है तो इसलिए हम लोग यहां पर जो है E1 लेंगे। और अगर हमारे पास यहां पर जो आपका समानुपाती है ना, तो अभी आप समानुपाती लगाइए, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, तो आप लोग W1 समानुपाती E1 कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहां पर W2 है, यानी कि पदार्थ की मात्रा क्या है, W2 हो जाएगा, तो यहां पर आपका जो ये है, यहां पर जो ये E1 है ये E2 हो जाएगा, तो यानी कि आपका दोनों इक्वल है। अब देखिए इसमें आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लोग इनको जो है दोनों को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप यहां पर जैसे समानुपाती जो है स्थिरांक हटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा W1 इक्वल टू ZE1 हो जाएगा, और अगर आप इसको चाहें तो W2 इक्वल टू ZE2 हो जाएगा। तो यहां पर ये तो इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर आप इसको जेके एक अनुपात के रूप में लिखना चाहें, ठीक है, अनुपात के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो आपका ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर लिखा जाएगा W1 अपान W2। ठीक है, W1 इक्वल टू यहां पर W1 अपान W2 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा E1 अपान E2। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। और अगर आप यहां पर चाहें, देखिए यहां पर आपका हमने क्या बताया था, जो W है, W आपका यहां पर किसके बराबर है, प्रथम नियम में आप अगर देखें तो ZIT के बराबर है। जो W का मान है वह क्या है, ZIT के बराबर है। तो मतलब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो W है इसकी जगह पर ZIT लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान यह देना है कि अगर W1 है तो आप लोग लिखेंगे Z1IT। ठीक है, जैसे यहां पर हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जो W है किसके बराबर है, तो यह ZIT के बराबर है, ये आपका है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पर आप W1 की जगह पर अगर Z1IT लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 1 है तो हम लोग यहां पर Z को 1 कर देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा आपका Z1, ठीक है, I इंटू T। ठीक है, ये है, और बटे में आपका क्या है, W2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं Z2IT, ये आपका हो गया। और इक्वल किसके है, तो E1 अपान E2 के है, E1 अपान E2 के है। अब आप चाहें तो यहां पर IT से IT को कैंसिल करा देंगे, बचेगा क्या आपका, तो बचेगा आपका Z1 अपान Z2 इक्वल टू, ठीक है, Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2, यह आपका बन जाएगा यहां पर एक अनुपात। मतलब कि यहां पर आपको ये स्थितियां दर्शा सकते हैं, बाकी काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्वितीय नियम। अब इसके बाद देखते हैं यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि काफी भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 7वां क्वेश्चन आपका आता है कि 298 केल्विन पर, ठीक है, 298 केल्विन पर यहां पर कह रहा है कि 0.20 मोल KCl, ठीक है, मोलर KCl यानी कि आपका
आपका पोटेशियम क्लोराइड है। विलयन की चालकता जो है वह कितनी है 0.0248 सीमेंस इनवर्स, ठीक है। तो ये है आपका, और इसकी आपको बताना है मोलर चालकता को निकालना है या इसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, आपका किस प्रकार से आएगा। तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें दिया क्या गया है ना। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपकी विशिष्ट चालकता दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए कोई आपके सामने अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसमें यह चीजें देखा करिए कि आपका जो वैल्यू दी गई है उसके सामने मात्रक क्या लगा है। जैसे हमारा यहां पर क्या है, यहां पर है आपका सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, यहां पर मैंने आपको बताया था कि ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स जो है वह विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। तो वही क्या है आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक यहां पर दिया गया। तो हम समझ जाएंगे कि यह हमारी क्या दी गई है, विशिष्ट चालकता दी गई है। और विशिष्ट चालकता को किससे डिनोट करते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग यहां पर मैंने बताया था कि कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कप्पा है वह कितना है, यहां पर दिया गया है 0.024 और आपका 8, ठीक है, ये आपका दिया गया है, और यह सेंटीमीटर या इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहां पर दिया गया है। अब ये वैल्यू हमारे पास दी गई है, बाकी क्या यहां पर दिया गया है, तो यहां पर हमारे पास यहां पर मोलरता दी गई है, मतलब कि यहां पर आपका क्या है, ये 0.20 मोल, ठीक है। यहां पर आपका ये क्या मोलरता है, तो मतलब कि यहां पर मोलरता भी दी गई। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि हमारा जो एम का वैल्यू है, यानी कि जो मोलरता हुआ कितनी है, मोलरता भी आपकी यहां पर दी गई है 0.020, ठीक है। ये हमारी मोलरता दी गई है यम इसमें। तो अब देखिए यहां पर आपको निकालना क्या है, तो यहां पर आपको मोलर चालकता निकालनी है ना। तो यहां पर मोलर चालकता निकालना है, तो हमारा जो फार्मूला इसका होगा वह क्या होता है, तो यहां पर आप लिखेंगे मोलर चालकता का फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा यम, ये क्या होता है मोलर चालकता। तो इसको हमें निकालना है, तो ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों यहां पर कप्पा इक्वल टू, यानी कि विशिष्ट चालकता गुणे 1000, ठीक है, 1000 और बटे में आपका क्या होता है मोलरता। तो ये हमारा हो जाता है मोलर चालकता के बराबर। तो ये हमारा मोलरता हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो वैल्यू है यहां पर दी गई है, मतलब कि यहां पर हमें मोलर चालकता निकालना जो कि लैम्डा एम है, और इसके बाद हमारे पास जो है कप्पा है, मतलब कि विशिष्ट चालकता है, और यहां पर गुणा 1000 का करवाएंगे और बटे में मोलरता हो जाएगी। तो हमारे पास मोलरता भी है, कप्पा भी दिया गया है, और 1000 हमारे पास मतलब वैल्यू है, तो इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर आपका देखिए वैल्यू आएगा यहां पर लैम्डा एम इक्वल टू, यहां पर कप्पा की वैल्यू कितनी है 0.024 और ये कितना है 8, ठीक है। और यहां पर आपका गुणे में कितना 1000 और बटे में आपका कितना रहेगा, तो बटे में मोलरता आपकी यहां पर है 0.20, ये आपकी है। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपका क्या आएगा, ये लैम्डा इक्वल टू फिर से यहां पर करेंगे, तो 1000 का मतलब यहां पर कितना दोस्तों, इसके 3 अंक आप लोग यहां पर दशमलव को खिसका देंगे, मतलब कि यहां पर क्या है 3 जीरो लगे हैं, तो इसमें 3 अंक जो है दशमलव खिसक जाएगा, यानी कि आपका यह 24 दशमलव क्या बनेगा 24.8 बन जाएगा। यानी कि एक ये आपका यहां से 1 2 3 पॉइंट आपका दशमलव खिसक जाएगा इधर, तो 24.8 बचेगा, यानी कि 8 आपका यहां पर बचा रहेगा, और बटे में आपका क्या है यहां पर है 0.20। अब इसमें देखिए यहां पर आपका जब इसको जो है सॉल्व करेंगे, मतलब कि यहां पर इसको इसमें भाग करा देना है, तो यह पूरी जो वैल्यू आएगी आपको इसका जो है भाग करा लेना है, यानी कि आपको दशमलव हटाकर इसको जो है भाग कराएंगे, तो ये जो वैल्यू होगी, यानी कि जो लैम्डा एम का वैल्यू आएगा, यानी कि मान आएगा मोलर चालकता, वह आपका हो जाएगा यहां पर 124, ठीक है 124। और इसका आप लोग मात्रक भी लिख सकते हैं। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आपका हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, यह आपका मात्रक होता है। मात्रक जरूर से लिखेगा, कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको सॉल्व करने के बाद आपको मात्रक जरूर से लिखना पड़ेगा। तो लैम्डा एम का वैल्यू आपका आ गया 124 से सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स, जो कि आपका क्या होता है मोलर चालकता होती है। तो मतलब इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद यहां पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं, जो कि आपके यहां पर है। जैसे पहला आपका है प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्टों के उदाहरण सहित समझाइए, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दूसरा आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव यानी ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नॉट में संबंध बताइए, यानी कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन यहां पर क्या आपको दोनों के बीच बताना है। इलेक्ट्रोड विभव जो है ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नॉट इसे बोलते हैं, दोनों के बीच आपको संबंध बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इस टाइप से दोस्तों ये आपके 3 क्वेश्चन यहां पर अति लघु उत्तरीय से काफी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। तो इस प्रकार से आपको अगर इतने क्वेश्चन तैयार कर ले तो समझ लीजिए आपका थ्योरी से जो क्वेश्चन आएगा वह आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। बाकी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल पर जो है एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। अब जो है इसी प्रकार से आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलने वाला है। क्लास 12 केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स बायोलॉजी जो भी चैप्टर है आपके, मतलब कि यहां पर आपको हर एक चीजें जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से कराई जाएंगी। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।